Bismillahirrahmanirrahim. Okay, students, welcome to lecture number 7 of the Sampling Design and Analysis MTH 494. Okay. So far हमने इससे पिछले जितने भी लेक्चर्स थे, लेक्चर 1 to 6, हमने उन सारे लेक्चर्स के अंदर बहुत ही बेसिक लेवल पे स्टैटिस्टिक्स और उसके एप्लीकेशंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की. अदर देन लेक्चर नंबर आई थिंक 5 के अंदर भी हमने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की सैम्पलिंग को, और हमने सैम्पलिंग के ऊपर बहरहाल अच्छी खासी डिस्कशंस की है, लेकिन अभी मैं उसको बिल्कुल ज़रा सा भी रिव्यू नहीं करना चाह रहा, बल्कि आई वुड लाइक टू मूव. ओके, सो अगेन that is a unit number 1 of our course, that is sampling design and analysis, simple random sampling. हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के अंदर इसके डिफरेंट प्रॉब्लम्स भी देखेंगे, और कोर ऑब्जेक्टिव आप अपने जहन में रखना है कि वी आर ट्राइंग टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन पैरामीटर्स बाय यूजिंग सैंपल स्टैटिस्टिक्स. ओके, एंड हाउ वी आर गोना डू इट. इन फैक्ट बैक एंड पे हम जो कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहे हैं वो हमारे पास है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट कॉन्सेप्ट वी आर गोना हैंडल ऑल दीज थिंग्स, राइट. सो the simple random sampling is basically that is the simplest sampling design but highly applicable. ये बहुत सारी सैम्पलिंग टेक्निक के अंदर यूज भी होता है, और लेकिन इट्स वेरी इजी टू एक्सेस, इट्स वेरी इजी टू हैंडल एंड हाईली एप्लीकेबल. बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं इसकी, और हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को ये सॉर्ट आउट कर देता है. लेट्स हैव अ लुक ऑन द डेफिनेशन फर्स्ट. इफ अ सैंपल ऑफ साइज n is drawn from a population of size capital N in such a way that every possible sample of size n has the same chance. What is the meaning of same chance? That is a probability of being selected, the sampling procedure being selected. So I think we should write here, that is, and it should be like this, it should be like this, it should be like this. Okay, the sampling procedure is called a simple random sampling. The sample thus obtained is called a simple random sample. रैंडम का वर्ड जब भी आएगा इसका मतलब हम हमेशा से यही लेते हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी. वी विल यूज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टू ऑब्टेन एस्टिमेटर्स फॉर पॉपुलेशन मीन्स. हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर जो हमारा कोर ऑब्जेक्टिव होगा, सैंपल मीन्स, टोटल्स एंड प्रोपोर्शंस. मे बी हमारा जो आज का लेक्चर है वो शायद मीन्स और टोटल्स तक ही रहे, और हो सकता है अगर हमारे पास टाइम हुआ तो इंशाल्लाह वी विल गो फॉर प्रोपोर्शंस, अदरवाइज we will try to limit ourselves till totals. Okay, here's a problem. A federal auditor is to examine the accounts for a city hospital. The hospital records obtained from a computer shows a particular account's receivable total, and the auditor must verify this total. Well, that is a question. किसमें issues क्या है, वो क्यों इस तरह के totals को check करना चाहते हैं, और how. Suppose that all n is equal to 28,000 patients' records are recorded on computer cards, and sample of size n is equal to 100 is to be drawn. The sample is called a simple random sample if every possible sample of size is equal to 100 records has the same chance of being selected. Okay? That's a very simple example that is just for the sake of very simple understanding. एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे 28,000 पेशेंट्स का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, और हमने देखना ये है कि उनमें से कितने ऐसे हैं जिनके अकाउंट्स अभी पेंडिंग हैं, मतलब अकाउंट रिसीवेबल हैं, जिन्हें अभी पेमेंट करनी है, राइट. और वो ये काम करना चाहता है. सबसे पहली चीज़ जो कि हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड करनी है कि इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए, इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए व्हाट सॉर्ट ऑफ द इशूज़ वी कैन फेस. सबसे पहला इशू तो ये है कि क्या 28,000 पेशेंट्स का रिकॉर्ड चेक किया जा सकता है इंडिविजुअली, कि हम हर एक केस को इंडिविजुअली हैंडल करें, हर एक केस को, हर एक अकाउंट को देखें. सो वी नो दैट अभी तक हमने जितनी चीज़ों को डिस्कस किया है, यहाँ पिछले जहाँ वैसे अच्छे हमारे जो 6 लेक्चर्स हुए हैं, वी नो दैट दिस इज प्रैक्टिकली पॉसिबल बट लॉजिकली इम्पॉसिबल, राइट. जस्ट एक फेयर आइडिया लेना चाह रहा है कि ऑन एवरेज यहाँ पे कितने अकाउंट्स ऐसे हैं, ऑन एवरेज की बात हो रही है, एक सिंगल अकाउंट की, या हम कहते हैं टोटल, वहाँ पे फिक्स नंबर ऑफ अकाउंट्स की बात नहीं हो रही, वो एस्टिमेटेड नंबर ऑफ अकाउंट्स, एवरेज नंबर ऑफ अकाउंट्स की बात कर रहा है कि यहाँ पे कितने अकाउंट्स ऐसे हैं जो कि रिसीवेबल हैं अभी. सो उस काम के लिए वो क्या कर सकता है, वहाँ पे जितने भी अकाउंट्स हैं जो हमारे पास 28,000 पेशेंट्स के अकाउंट्स का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है,
उन सब के सिलेक्शन के चांसेस बराबर हैं, बिकॉज हम यहाँ पे सिटी हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, तो वो सारे जो अकाउंट्स हैं वो हमारी पॉपुलेशन है। चूंकि हर अकाउंट के सिलेक्शन के चांसेस या प्रोबेबिलिटी बराबर है, तो इसका मतलब यह है कि वी आर गोना यूज अ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। और वो जो हमारे पास 100 का सैंपल ड्रॉ होगा, जो यहाँ पे बात हो रही है 100 की, सो ये जो हमारे पास होगा दैट इज गोइंग टू बी अ सिंपल रैंडम सैंपल। ओके, so now the question is that how to draw a simple random sample. That is a question हमने इसको पहले भी एड्रेस किया था, लेकिन अब हम इसको फॉर्मली एड्रेस करने जा रहे हैं। The very first thing is that this is not as difficult as it looks. पता नहीं किसी को डिफिकल्ट लगता होगा या नहीं, पर आई एम श्योर दिस इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, यू कैन हैंडल इट वेरी इजीली। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि इसके प्रोसीजर की नहीं हो रही, लेकिन इसकी सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आप गलत सिलेक्शन करेंगे तो इट मे लीड्स टू द इन्वेस्टिगेटर्स बायस और द पुअर एस्टिमेशन। वेल, अगर आप गलत सिलेक्शन करेंगे तो ये बात आप पे भी आ सकती है कि आपने गलत सिलेक्शन की है, राइट। और ऑन द अदर हैंड, अगर आपने गलत सैंपल आपका सिलेक्ट हो गया तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आप जो मतलब पॉपुलेशन को एस्टिमेट करने चाह रहे हैं तो आपकी वहाँ पे पुअर एस्टिमेशन आएगी, राइट। द प्रोसीजर फॉर सिलेक्टिंग अ सिंपल रैंडम सैंपल इज एज फॉलोज। यहाँ पे हमने स्टेप बाय स्टेप वो सारे प्रोसीजर, वो सारे स्टेप्स जो है वो डिफाइन कर दिए हुए हैं ताकि हमें इजी हो जाए इस सारी चीज़ को अंडरस्टैंड करना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लिस्ट ऑल द यूनिट्स इन द पॉपुलेशन, दैट इज you need to have a sampling frame if there is no sampling frame exist, right? Say from 1 to n, right? In other words, give each element a unique identification ID or ID starting from 1 to the number of elements in the population n. Say अगर आपके पास वहाँ पे 28,000 अकाउंट्स की बात जैसे कि हमने अभी इससे पिछली एग्जांपल में की है, तो हमने क्या करना है, हमने वहाँ पे हर एक को एक आईडी दे देना। अगर आईडी गिवन है, इसका मतलब यह है कि वहाँ पे सैम्पलिंग फ्रेम बनी हुई है हमारी, किसी तरह का भी आईडी हो, दैट मेक्स नो डिफरेंस, हमें उससे कोई भी खास इशू नहीं होता। Where n, that capital N, is the total number of units in the population, right? Using random number or any other random mechanism, there are two. एक हमारे पास है lottery and the other one is the goldfish bowl, right? Select the sample of n units from the list of n units one at a time without replacement. What does without replacement mean? Because ये जो एक वर्ड है ये हमारे पास एक और चीज को भी इनिशिएट करता है कि अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है तो इसका मतलब है विद रिप्लेसमेंट का भी कोई मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता होगा, राइट। वी शुड हैव दैट मैकेनिज्म टू। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब यह है कि अगर आपने एक नंबर सेलेक्ट कर लिया है, तो अगर आपने उसको नोट डाउन कर लिया है, सो यू विल नॉट पुट बैक दैट नंबर इन द पूल, राइट। एक नंबर अगर एक दफा सेलेक्ट हो चुका है तो उस नंबर के दोबारा आने के चांसेस यहाँ पे कोई नहीं है, वो नंबर दोबारा सेलेक्ट नहीं होगा, राइट। सो there are many different random number tables. One example is given on the next slide. बहुत सारे जहाँ random number table exist करते हैं, हमने उसमें से एक जस्ट आपकी आसानी के लिए यहाँ पे एक ये sample random number जो है वो जो टेबल यहाँ पे दे दिया हुआ है, right? So these are the values. और यहाँ पे इसका ये मतलब कतई नहीं है कि ये एक 4 डिजिट नंबर है, फिर इसके बाद गैप है और ये 4 डिजिट नंबर है, ये एक सीक्वेंस में नंबर है। से अगर मुझे यहाँ पे 5 डिजिट नंबर चुनना होता, मैं यहाँ पे खड़ा होता तो मैं ये कह सकता था ये मेरा पहला 5 डिजिट है, ये मेरा दूसरा 5 डिजिट है, ये मेरा तीसरा 5 डिजिट है, तो ये और फिर 3, ये मेरा अगला 5 डिजिट है, ये मेरा अगला 5 डिजिट है, दिस इज नेक्स्ट 5 डिजिट, दिस इज नेक्स्ट 5 डिजिट। ओके, वी कुड डू इट लाइक। तो यहाँ पे गैप्स का ये मतलब कतई नहीं है कि ये कोई हमारे पास ज्यादा नंबर है, ये 4 डिजिट नंबर है। सो हाउ टू यूज अ रैंडम नंबर टेबल, दैट इज अ क्वेश्चन। Decide on the minimum number of digits. First of all, you need to decide on the minimum number of digits, right? कि आपने suppose अगर आपका साइज 1000 है तो आपने 0 to 999 तक आप नंबर लेने हैं। Start anywhere in the table and going in any direction. कहीं से भी आप randomly, उसके लिए होता है कि आप एक आंखें बंद करके वहाँ पे एक पेन ड्रॉप करते हैं, जहाँ पे पेन गिरता है वहाँ से आप लेफ्ट पे, राइट पे, ऊपर या नीचे कहीं भी। लेकिन आपने थ्रू आउट, जब आप एक दफा सिलेक्शन प्रोसेस शुरू कर देंगे तो आपने थ्रू आउट उसका एक ही डायरेक्शन में मूव करना है। अगर कोई लाइन खत्म हो जाती है, सो यू कैन गो टू द नेक्स्ट कॉलम और नेक्स्ट लाइन। द सीक्वेंस ऑफ रीडिंग द नंबर्स शुड बी मेंटेन अंटिल द डिजायर्ड सैंपल साइज इज अटेन्ड।
सपोज आपका सैंपल साइज 20 का है, तो आप पहले एक सैंपल उठाएं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, आप उस वक्त तक सैंपल पिक करते रहेंगे जब तक आपके पास रिक्वायर्ड सैंपल अचीव नहीं हो जाता। इफ अ पर्टिकुलर नंबर इज नॉट इंक्लूडेड, अगर एक खास नंबर ऐसा आ जाता है, से आपका जो साइज है वो 1000 तक है और आपके पास एक नंबर आ जाता है, से आपका साइज है 20 तक, वहां पे नंबर आ जाता है 82, ऑब्वियसली आप उस 82 को वहां पे एक्सक्लूड कर देंगे। अभी हम देखते हैं, हमारे पास वी आर गोना हैव एन एग्जांपल हियर, सो वी विल हैंडल इट। कीप सिलेक्टिंग द नंबर्स टिल यू हैव द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन योर सैंपल, राइट? This process of selecting a large sample using random number tables is tedious. Well, this is easy approach, very easy one, and you can pick samples, as many samples as you like. But अगर आपका sample size large है, तो फिर उस सूरत में आपके पास ये वाला जो process है, that is going to be tedious और थोड़ा सा difficult हो जाएगा। Usually for that purpose, जब हमारे पास हमने लार्ज नंबर ऑफ सैंपल्स को सिलेक्शन करनी हो, तो वी यूज अ कंप्यूटर जनरेटेड रैंडम नंबर्स, और हम उनकी मदद से अपना रिक्वायर्ड सैंपल अचीव कर लेते हैं। हियर इज वी आर हैविंग अनदर एग्जांपल। सपोज वी वांट टू सिलेक्ट 5 एलिमेंट्स फ्रॉम अ पॉपुलेशन ऑफ 8000। हमारे पास 8000 की पॉपुलेशन, हमने उसमें से 5 एलिमेंट्स को पिक करना है। वी नंबर द पॉपुलेशन फ्रॉम 1 to 8000। वी यूज अ रैंडम नंबर टेबल गिवन ऑन द कपल ऑफ स्लाइड्स बैक, हमने जो वहां पे दिया था। Suppose for convenience we start at the top left hand corner and read across. What does that mean? We need to use 4 digits at a time as there is a minimum of 4 digits in our sample IDs, right? So अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हैं हमने भी 4 डिजिट नंबर लेना है, right? लेकिन 4 डिजिट में ये बात जहन में रहे कि हमारे पास यहाँ पे जो हाईएस्ट वैल्यू है that is basically 8000, तो अगर हमारे पास कहीं पे 8412 आ गया तो वो बेसिकली हमारे सैंपल का हिस्सा नहीं होगा, राइट? सो व्हाट वी आर गोना डू, लेट अस स्टार्ट। द फर्स्ट सेट इज द 8442, ठीक है, दैट कैन क्वालिफाई फॉर अ सैंपल। सेकंड वन 5653, आई थिंक वी आर मूविंग इन द राइट, ओके, 5653. So and the third one is 8775. Well, ये नहीं हो सकता बिकॉज हमने यहाँ पे नंबर जो किए हुए हैं वो हमने किए हुए हैं 1 to 8000. So this is out of bound and we will not include this in the sample. And the third one is 1891. Okay, that is in the range. Fourth one is in the range and the fifth one is in the range, right? So we can have, that is 8442. Sorry, 8442 will not be in the population because we are having 8000, so this is also not included, okay? This is also excluded, and so we are having this number, right? So 8442 not in our population, so you can ignore it. 5653 used for sample 1. 875, okay, ignore kar diya. 1891 used for sample 2. 766, yes, that can be in the sample. 6483, that can be in the sample. No, that cannot be in the sample, so you may ignore that. And 6941, so it means, so our sample consists of the units numbered 5653, 1891, 6483, 7666 and 6941. Here we have used a sampling without replacement. इसका मतलब ये है कि हमने जब ये काम हम कर रहे थे तो हमने जिस एक एलिमेंट को एक दफा पिक कर लिया, हमने उस एलिमेंट को दोबारा सेलेक्ट नहीं किया, राइट? सो व्हाट डज इट मीन दैट सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट यूनिट्स कैन बी सिलेक्टेड मोर देन वंस? यानी अगर आप सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट कर रहे हो तो आपके पास एक यूनिट जो है वो 2 दफा भी आ सकता है। यानी अगर आपने इन्हीं को वापस रिप्लेस कर दिया तो हो सकता है कि 5653 दोबारा भी आ जाए, quite possible, 1891 दोबारा भी आ जाए, quite possible. But if you're dealing with the sampling without replacement, then units cannot be selected more than once. इसका मतलब ये है अगर हम एक बाउल को एज्यूम करें, हमारे पास एक बाउल में कुछ हम कहते हैं नंबर्स पड़े हैं, राइट, यूनिक नंबर्स पड़े हैं, अगर हम उसमें से एक नंबर को पिक कर लेते हैं और दोबारा उसको वापस रिप्लेस नहीं करते उस बैग और बॉक्स के अंदर, तो दोबारा ऑब्वियसली वो नहीं आ सकता। सो इट मीन्स जब भी विदाउट रिप्लेसमेंट होगी हमारे पास वहाँ पे एक नंबर दोबारा आने के कोई चांसेस नहीं है। हाँ, अगर हमने वहाँ से एक नंबर, एक स्टैम्प, एक जो भी हमारे पास चीज़ थी उसको निकाला, उसको ऑब्जर्व किया और वापस उसको डाल दिया हमने उस पॉपुलेशन के अंदर,
तो फिर चांस है कि वो दोबारा भी सिलेक्ट हो सके, राइट। Now need to explain the lottery method of the sampling. एक और मेथड हमारे पास है lottery method. What is this? This involves writing the unique number on identical items. आप एक जैसे आइटम लें, उस पे हर एक पे यूनिक नंबर लिखते हैं। से आप एक जनाब हम कहते हैं एक जनाब आप ऐसा स्क्वायर पर्ची बनाएं, उस पर्ची पे सबके नंबर लिखते हैं और उन पर्चियों को आप एक जनाब वहाँ पे बाउल में, वैस में या अर्न में डाल दें। Then one item is drawn at the time and the unit to which the drawn number corresponds is included in the sample. That's it. So simple. This can also be done with or without replacement. Well, you can do it कि आपने अगर वहाँ से एक सैंपल पिक किया तो आपने उसको दोबारा क्या उसके अंदर शामिल किया है या नहीं किया, right? What are advantages and disadvantages of simple random sampling? Advantages. Sample is easy to select in cases where the population is small. Well, इसका एडवांटेज ये है कि यहाँ पर अगर आपके पास पॉपुलेशन का साइज यहाँ पे छोटा है या स्मॉल है तो वहाँ पे सैंपल पिक करना इज वेरी इजी, बट cost of enumeration may be high because by the luck of the draw the sample unit may be widely spread across the population. By bad luck the samples may not be representative because it may not be evenly spread across all section of the population. ये भी हमारे पास हो सकता है, right? So what to do next with the samples? जब हमने एक दफ़ा वो sample select कर ली तो हमने फिर क्या करना है? Having selected the sample, we now need to produce estimates from the sample to make certain statements about the population. Usually we want to provide estimates of the certain parameters in the population. For example, mean, median, total or the proportions, हमें इनके बारे में estimates देने होते हैं. For example, there is an example and we have to look into it. Assume there are n is equal to capital N. जब भी capital N की बात आती है तो we should know that it is population size. Suppose there are n is equal to 1000 patients records from which a simple random sample of n is equal to 20 and this n is basically sample size is to be drawn. We know that a simple random sample will be obtained if every possible example of, not every possible example, but it should be sample. Sample of n is equal to 20 records has the same chance of being selected. Using random number table you can find online easily. The possible sample could be like this. हमने ये एक सैंपल चुन लिया और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1000 से सारे के सारे नीचे हैं और इतना 3 डिजिट में हमने लिए हैं और 1 2 3 4 5 10 15 एंड 20. सो हमने यहाँ पे ये 20 का सैंपल पिक कर लिया. रैंडम नंबर टेबल से कहीं से भी सैंपल पिक किया जा सकता है. देयर इज नो इशू एट ऑल. ओके, सो एस्टिमेशन ऑफ द पॉपुलेशन मीन एंड टोटल. अभी हम सरेदस्त हम ये करेंगे कि हम अभी पॉपुलेशन मीन और टोटल्स को थोड़ा सा एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं. We stated previously that objective of the survey sampling is to draw inferences about a population on the basis of the sample evidence. This is very important. और हम अपने पिछले 6 के 6 लेक्चर्स के अंदर ये बात करते चले आए हैं कि हमारे पास यहाँ पे सर्वे सैम्पलिंग का या स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि वी हैव टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन पैरामीटर्स बाय यूजिंग द सैम्पल एविडेंस. राइट, देयर आर 2 अप्रोचेस टू ड्रॉ इन्फ्रेंसेस. वी नो दैट, हम इसके ऊपर भी एक शॉर्ट सी बात कर चुके हैं. वन इज एस्टिमेशन एंड द सेकंड वन इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग. अभी हम इसके ऊपर कोई और बात नहीं करते. Suppose that a simple random sample of n accounts is drawn and we are to estimate the mean value per account for the total population of hospital records. Intuitively we would employ the sample average. इसका मतलब ये है, हम यहाँ पे जो बात करने जा रहे हैं, हम यहाँ basically we want to do some sort of that expected value of y bar that is equal to mu. Right? We know that कि हमारे पास यहाँ पे expected value of y bar is equal to mu, and what is y bar? Basically on the basis of
sampling distribution of y bar. Okay, so we can do it, right? To estimate mu, that is a population parameter. Now we know the single value of y bar is not sufficient to estimate parameter, right? So goodness of the estimator must be evaluated. We know that कि अगर हमने कोई भी एक एस्टिमेटर लेना है तो उसकी गुडनेस कि क्या वो एक अच्छा एस्टिमेटर है, क्या हमें उसे सिलेक्ट करना चाहिए, और ये काम हम कैसे करते हैं. वी नो दैट देयर आर 4 प्रॉपर्टीज, एंड वो 4 प्रॉपर्टीज कौन सी हैं हम अगेन लिख देते हैं कि वो एक अनबायसनेस, consistency, sufficiency, efficiency. So we know that y bar is an unbiased estimator. Y bar has the variance that decreases as the sample size n increases. In fact, ये अगर आप किसी भी लिटरेचर में जाके देखेंगे तो वहाँ पे ये बात मतलब प्रूव हुई है कि जो सैम्पल मीन है दैट इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर, दैट इज कंसिस्टेंट वन, दैट इज सफिशिएंट एंड एफिशिएंट एस्टिमेटर टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन पैरामीटर म्यू, राइट? Suppose we have a population of n is equal to 4. We have a population of n is equal to 4 measurements given by 1, 2, 3, 4. If a simple observation y is selected at random from this population, then y can take on any of the 4 possible values, each with the probability 1 by 4. What does this mean? What does that mean? कि हमारे पास अगर ये values हैं यहाँ पर, that is 1, 2, 3, 4. ये एक you can say this is hypothetical population, right? और चूंकि यहाँ पे 4 आइटम्स हैं, सो हर एक के सेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1 by 4 है, राइट? ये बात भी हमें पता है. सो नाउ इफ आई वांट टू एस्टिमेट, तो मेरे पास एस्टिमेशन के लिए क्या है कि अगर मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y निकालनी है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू बाय द लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन सम ऑफ y into probability of y. So if I want to do it, that is 1 into 1 by 4 plus 2 into 1 by 4 plus 3 into 1 by 4 plus 4 into 1 by 4, and if you solve it, that is 1 by 4, 1 plus 2 plus 3 plus 4, that is going to be 2.50, right? And that is also equals to mu. अभी हम इसको प्रूव भी कर लेंगे, ठीक है? And now if we want to estimate variance of y, so variance of y is always equal to expected value of y minus mu whole square, or we can write it like sum of y minus mu whole square into probability of y, because जब भी हम expectation apply करते हैं, that is a rule of expectation. So what we can do here, that हमें ये पता है कि we are having mu that is 2.5. So this is 1 minus 2.5. हमारे पास पहली observation 1 है, ठीक है? तो this is limit and this is on this, okay? So this is square, और इसकी जो probability है 1 की, that is 1 by 4 plus 2 minus 2.5 whole square into 1 by 4 plus 3 minus 2.5 whole square into 1 by 4 plus 4 minus 2.5 whole square into 1 by 4. If you solve it, you will get the answer 5 by 4. Now select a random sample of size n is equal to 2. जब हम यहाँ से विदाउट रिप्लेसमेंट का सैंपल उठाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सबसे पहली चीज़ ये है कि नंबर ऑफ सैंपल्स using without replacement, that is always equal NCN. So this is 4C2, that is equal to 4 factorial, 2 factorial and 2 factorial. So this is always equals 6. We know that. इसका मतलब यह है कि यहाँ पर हमारे पास टोटल जो नंबर ऑफ सैंपल्स बनेंगे वो हमारे पास बनेंगे 6.
तो अगर मैं सैंपल ड्रा करना चाहूँ तो आई कैन हैव 1 2 1 3 1 4 2 3 विदाउट रिप्लेसमेंट है, याद रखिएगा, 2 4 and the last one is 3 4, right? अगर मैं हर एक का मीन ले लूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, that is 1.5 2 2.5 2.5 3 and 3.5, right? तब अगर मैं इसका मीन निकालना चाहूँ, that is now this is y bar basically, तो if I want to find expected value of y bar, that is equal to sum into y bar into probability of y bar, that is equal to, first one is the 1.5, right? इसकी probability क्या होगी, 1 2 3 4 5 6, हर एक के सेक्शन की probability 1/6 है, then plus 2 into 1/6 plus 2.5 into 1/6 plus 2.5 into 1/6 plus 3 into 1/6 plus 3.5 into 1/6, and if you solve it you will get 2.50. Okay, so we can say that expected value of y bar, that is equal to mu, right? So what we have concluded, that in future whenever we want to have mu, what we need to do, we simply need to draw samples and find out the sampling mean and just calculate its expected value, right? Now if we have to go for like its variance, so variance of y bar is equal to expected value of y bar minus mu whole square, whereas we can write it like sum on I y bar I minus mu square into, चूंकि expectation है, so we have to write down the probability as well. So if we have to write down the values like this, we can have it, the first one is 1.5 minus 2.5 whole square into 1/6 plus 2 minus 2.5 into 1/6 and plus so on, and the last one is 3.5 minus 2.5 whole square into 1/6, right? And if you solve it, you will get the answer 5/12, right? Now recall that हमें already इसके ऊपर एक चीज़ और भी पता है कि we know that कि जी हमने इससे पहले sigma square का निकाल लिया था. If you can look here, that is, this is a sigma square. Sigma square was basically 5/4, right? And n was equal to 4, and your small n was this. And when you have to find its estimator, variance का estimate, so variance का estimate is always equal to variance of y bar, that is equal to sigma square by n into n minus n divided n minus 1. This factor is known as FPC, that is finite population correction. So this is 5/4 divided 2 into 2/3, and if you solve it, you are going to have 5/12. So we have proved that expected value of y bar, that is equal to mu, whereas variance of y bar, that is equal to sigma square by n into n minus n divided n minus 1. Okay, so far हम basically यही रिजल्ट प्रूव करना चाहते थे. Now इसका जो हमने भी काम किया है, सो हमारे पास उसका एक आसान तरीका भी पॉसिबल था. अगर आप उसको इन दी फॉर्म ऑफ इस फॉर्म में लेना चाहें, यहाँ पर आप उसका सैंपल ले लें जो हमारे पास सैंपल ऑलरेडी आए हुए थे, और यहाँ पर आप उनका मीन ले लें, दैट इज़ 1.5 2.0 2.5
2.5, 3.0 and 3.5, you could simply write its probability here. You know, every item is having probability 1/6, right? And make it sure the sum of the probabilities must be equal to 1. And now by simply multiplying its probability with its mean, you will be able to get expected value of y bar. अगर आप इसको sum up कर लें, just you need to multiply these two columns, and if you do y bar square into probability of y bar, तो आप यहाँ पे भी इसको sum up कर सकते थे, and you could have right. So this stuff is going to be तो आपके पास यहाँ से ये सम आएगा, यहाँ से ये सम आएगा. So you can easily calculate that value. Not a big issue, right? So this is an easy way, but the only thing is that what you need to do is you need to understand that what you are going to do, right? So some other estimators. There are some other estimators as well. Estimator of the population mean mu. अगर आप population mean mu को estimate करना चाहते हैं, so you can have like mu, चूँकि estimate करना चाह रहे हैं, so we will have to put hat here. That is basically y bar. That is equal to sum I varies from 1 to n yi divided n, right? Estimated variance for y bar. अगर आपने y bar का variance estimate करना है, so we can have that is equal to s square by n into n minus n divided capital N. जहाँ पे आपका ये जो s square है, that is basically sum I varies from 1 to n yi minus y bar whole square divided n minus 1, and you can write it as summation I varies from 1 to n yi square minus n y bar square whole divided n minus 1, right? So these are simple formulas, and like we will try to apply these formulas on some real life data, right? Bound on error. Well, जो भी estimation आप कर रहे हैं, आपने देखना है कि उसके एरर के ऊपर कितना बाउंड लगाया जा सकता है या उसका एरर किस लेवल से कम रहेगा. सो जब कभी भी हम यहाँ पे जहाँ बाउंड ऑफ एरर एस्टिमेशन फॉर द वाई बार हम निकालेंगे, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ वाई बार. इसका मतलब ये है वी कैन राइट इट एस स्क्वायर बाई एन बाई एन डिवाइडेड एन, राइट, ब्रैकेट में ले लें इसको, एंड दैट इज स्क्वायर रूट, राइट. दैट्स वेरी सिंपल प्रोसीजर, कोई इसमें ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, एंड लाइक बड़ी सीधी सी चीज़ें जो कि हमने अंडरस्टैंड करनी है. नाउ वी गॉट अनदर प्रॉब्लम हियर. अ सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ n इज इक्वल टू 9 hospital records is drawn to estimate the average amount of money due on n is equal to 484 open accounts. हमारे पास कुछ open accounts है 484, और हम ये देखना चाहते हैं कि what is the estimated average amount of the money due, right? The sample values for these 9 records are listed in the following table. Estimate mu, the average amount outstanding, and place a bound on your error, right, of estimation. So here we got the values. हमारे पास यहाँ पे ये सैंपल नंबर मौजूद हैं, सैंपल नंबर 1 to 9 हमारे पास मौजूद हैं, और हम इस वैल्यू को अगर यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे इसको y कह दूँ, और if I make some column here, मैं यहीं पे कॉलम बना देता हूँ, that is y square. So this is going to be 1122.25, and this is 1024.0, then this is 2704, this is 1849. मैंने ये वैल्यूज याद नहीं क्यों, आई हैव रिटन दीज वैल्यूज, ये मेरे पास इसके रिटन स्केल्स किए हुए पड़े हुए हैं, ठीक है. सो आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट कि मैं ये वैल्यूज याद करके आऊँ. सो दिस इज 1849,
and this is 1600, and this is 1681, this is 2025, and this is 1806.25, and the last one is 1521.00, and जब आप इसका sum करेंगे that is 368.0, and this is 15332.50, right? हमारे पास ये सम्स आ गए, बिकॉज अगर हम अपने पिछले फार्मूलाज को देखें जो कि हमने यहाँ पे लिखे हैं तो हमें इन सारी चीज़ों की यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है, सो हम सिंपली इनको यहाँ पे इन फार्मूलाज के अंदर यूज़ कर लेंगे. सो हेयर सबसे पहली चीज़ सम I varies from 1 to 9, yi is equal to 368.00, right? And that is equal to 15332.50. So what is the y bar? Y bar is a very simple thing, that is summation I varies from 1 to n yi divided size is basically 9, so this is 368.0 divided 9, and that is $40.89, right? Before computing, let me write it here, I think for sure. Before computing bound on the error of estimation, we must find S square, because हमें S square की ज़रूरत पड़ेगी, and we know that S square का हमारे पास जो फार्मूला है that is summation yi minus y bar whole square divided n minus 1, where this is I varies from 1 to 9, and I can write it like this, summation yi square, where I varies from 1 to 9 minus it, and by putting these values we can have something like S square is equal to 1 by 8. So just by putting the values 15332.50 minus 368 ka square divided 9, and if you solve it you are gonna have 1 by 8 15332.50 minus 15047.11, right? And you can write it as 35.67. So your variance of y bar, क्योंकि हमने चूँकि error on bound बताना है, उसके लिए हमें variance of y bar की ज़रूरत पड़ेगी, thus that is S square by n into n minus n divided n. So what we can have 35.67, ये हमारे पास यहाँ पे ऊपर आया हुआ है, n हमारे पास यहाँ पे 9 है, and this is 484 minus 9 and divided 484, so this is going to be 3.890. So bound on that is equal to 2. So this is going to be 3.944. Now the question is that, what does it mean? Let's go for that. This is the conclusion, right? To summarize, the estimate of the mean amount of money owed
out per account mu is $40.89, although we cannot be certain how close y bar is to mu. हमें यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन तो नहीं पता चल रही कि ये y bar जो है वो अपने रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन पैरामीटर के कितना क्लोज है. We are reasonably confident that the error of estimation is less than 3.94. So this 3.944 आपको ये बताता है जब हम ये कह रहे हैं कि बाउंड ऑन एरर ऑफ एस्टिमेशन, कि हमने जो ऊपर एस्टिमेशन लगाई हुई है यहाँ पे, ऑब्वियसली दिस इज माय एस्टिमेटेड वैल्यू, राइट. तो ये तो मुझे नहीं पता चल रहा कि वाई बार इसके कितना क्लोज है, ठीक. लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि द एरर ऑफ एस्टिमेशन इज लेस देन 3.94 बिकॉज दैट इज द कट पॉइंट, दैट इज अ बाउंड ऑन द एस्टिमेट्स, राइट. सो व्हेनेवर हमारे पास एक तो यहाँ पे हमने जहाँ पॉपुलेशन मीन्स को देख लिया, अब ये भी हो सकता है कि हम पॉपुलेशन टोटल्स में इंटरेस्टेड हों, राइट. सो have a look on this first. Many sample surveys are designed to obtain population total, right. Most of the time हमारे पास ये भी होता है कि हमारे पास जो sample surveys होते हैं वो इस काम के लिए डिजाइन किए जाते हैं कि population totals को obtain किया जा सके. Basically estimation की बात हो रही थी, estimate किया जा सके. Recall that the mean for the population of size n is sum of all observation in the population divided by n. हमें ये पता है कि अगर कभी मुझे mu find करना पड़े तो mu क्या होता है, mu is equal to sum of xi where I varies from 1 to n divided capital N. ये मुझे पता है. That is the sum of all observations in the population, right, is denoted by the symbol. ये क्या सिंबल है? I hope everybody knows that is tau. इसको tau पढ़ते हैं, tau के साथ साउंड करते हैं इसको. Hence n mu is equal to tau. Intuitively, we expect the estimator of tau to be n times the estimator of mu, which it is. Estimator of the population total tau is equal to n y bar. That is, we can write it as n into sum I varies from 1 to n yi divided n, right. And estimated variance क्या होगा, मतलब totals के लिए हमें estimated variance भी निकालना होगा. So variance of tau is equal to variance of n y bar, right. सीधी सी बात है. हमने यहाँ सिंपली tau की वैल्यू के साथ जब चीज़ों को रिप्लेस किया है. So this is equal to, अगर हम यहाँ वेरियंस की प्रॉपर्टीज लगाएं तो वेरियंस की प्रॉपर्टी अगर आपको याद हो, हमने इस वक्त भी कहा था कि वेरियंस ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू ए स्केयर वेरियंस ऑफ एक्स, राइट. सो दिस इज गोइंग टू बी एन स्केयर इनटू वेरियंस ऑफ वाई बार, और मैं यहाँ वेरियंस ऑफ वाई बार की डायरेक्ट वैल्यू बल्कि यहाँ लिख देते हैं, छोड़ें, आपको कंफ्यूज करने से बेहतर है कि आई शुड राइट इट लाइक दिस. सो दिस इज एन स्केयर एंड दिस इज एस स्केयर बाई एन इनटू एन माइनस एन divided capital N. So that is the value where S square is equal to summation I varies from 1 to n yi minus y bar whole square divided n minus 1. So now if we have again, हम जो भी यहाँ पे estimation करेंगे, we need to have bound on the error of estimation. So we can have something like this. That is the same formula, which is equal to 2 variance of n y bar, and this is this, and that is equal to 2. This is n square into s square by n, and this is n minus n divided n, and this whole is under the root. Right? Let's have a look on the example here, and most probably this is going to be the last example of the day. An industrial firm is concerned about the time per week spent by scientists on certain trivial tasks. The time log sheets of a simple random sample of size n is equal to 50 employees shows the average amount of time spent on these tasks is 10.31 hours.
with a sample variance S square is equal to 2.25. The company employs N is equal to 750 scientists. Estimate the total number of man-hour lost per week on trivial task and place a bound on the error of estimation, right? So what we need to have out of this this problem statement, N is equal to 50, your S square is equal to 2.25, your N is equal to 750, and this is your sample mean, right? Okay, and one thing more is that you need to know this is basically a simple random sample, right? And what we have to find, we estimate the total number of man hours lost per week, and we have to place a bound on the error of estimation, जो कि हम यहाँ पे total के ऊपर बात कर रहे हैं. Now, if we go for solution here, we know that first we need to write down the information what we have right now in our hand. We know that n हमारे पास जो है that is 750. Your small n is equal to 50. I don't know. Yes, we have done that. And we also know that y bar is equal to 10.31. We know that this is equal to ny bar, that is equal to, this is 750 into 10.31, that is going to be 7732.5 hours, right? To place a bound we need to have to calculate बट हम यहाँ पे ये करते हैं कि इसकी वैल्यूज को हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू 2, एंड अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज पुट करूँ तो आई होप एवरीबॉडी नोज n स्क्वायर इंटू 2.25 राइट डिवाइडेड 50 750 minus 50 divided 750. So this is going to be 2 into 23.625. If you solve कर लें, you will get 307.4 hours. Right? What does it mean? That thus the estimate of the total time lost is tau is equal to, basically this is not only the tau, we should have some tau estimate है, तो हमें इसके ऊपर एक hat भी लगाना पड़ेगा. So tau hat is equal to 7732.5 hours. We are reasonably confident that the error of estimation is less than 307.4 hours, right? Well, we are not going to handle this anymore. So far हमने आज जो एस्टिमेशन देखी वो हमने पॉपुलेशन मीन की देखी और साथ ही हमने पॉपुलेशन टोटल्स की देखी. सो तीन चीज़ें जो कि हमने आज के डेट में आज के लेक्चर में हमने जब कंसिडर की वो क्या थी. एक तो आपको पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट करना पड़ता है. सो द सेकंड थिंग इज दैट व्हाट यू हैव टू नो, व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू कैलकुलेट द वेरिएंस, राइट. सो वेरिएंस के एस्टिमेट के बाद आपको वहाँ पे बेसिकली आपको बाउंड ऑन द एरर ऑफ एस्टिमेशन, आपको बेसिकली जो भी आपने अपने रिजल्ट्स एस्टिमेट किए हैं आपको उनके ऊपर एक बाउंड पुट करना पड़ता है कि वो जो आपका एरर ऑफ एस्टिमेशन है वो बहरहाल उस एक या पर्टिकुलर पॉइंट से वो नीचे ही रहेगा. तो हम वो एरर ऑन बाउंड भी फाइंड कर सकते हैं और हम करते हैं हर एक प्रॉब्लम के अंदर. अभी तक हमने पॉपुलेशन मीन और पॉपुलेशन टोटल्स की बात की है, उससे आगे हम नहीं जा सके. लेकिन इसमें एक चीज़ और आपके जहन में भी रहे कि वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ओनली. जब हम किसी और सैम्पलिंग टेक्निक में जाएंगे तो वी विल हैंडल इट विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड डिफरेंट स्टाइल, राइट. सो लेट्स हैव अ क्विक लुक ऑफ द लेक्चर. सो हमने आज का लेक्चर स्टार्ट किया था सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से, बिकॉज हमने अच्छा खासा काम जो है वो इसी यूनिट के अंदर करना है. जब हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की बात करते हैं तो वहाँ पर हम इक्वल चांसेस की बात भी करते हैं. हम ये भी कहते हैं कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स इस सैम्पल हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स इस पॉपुलेशन के अंदर मौजूद हैं सबके सिलेक्शन के चांसेस जो हैं वो इक्वल हैं, वो बराबर हैं, राइट.
सो हमने ये कहा था कि वी विल यूज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टू ऑब्टेन एस्टिमेटर्स। तो हम जिनके एस्टिमेटर्स फाइंड करना चाह रहे थे, हमने आज के सेशन में पॉपुलेशन मीन के लिए एक एस्टिमेटर फाइंड किया, पॉपुलेशन टोटल्स के लिए किया। वी कुड नॉट हैव एस्टिमेट्स फॉर द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, और एट द सेम टाइम हमने सैम्पल साइज भी फाइंड करना था, लेकिन वो भी हम आज के सेशन में नहीं कर सके, बट इंशाल्लाह इन द लेक्चर नंबर 8 वी आर गोना डू दैट, राइट। सो हमने कुछ प्रॉब्लम्स देखे उसके अंदर, जिसमें एक चीज़ ये थी कि जहाँ पे जब हम इश्यूज़ की बात कर रहे थे तो वी शुड हैव सम वेरी फेयर आइडिया कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। बेसिकली होता यह है कि हमारे पास जो आपकी पॉपुलेशन है वो इन्फिनिटी लार्ज है या बहुत लार्ज इनफ है, जिसको हम मतलब प्रैक्टिकली हैंडल कर सकते हैं, लेकिन हम उसको लॉजिकली हैंडल नहीं कर सकते। सो जस्ट टू अवॉइड ऑल दीज प्रॉब्लम्स हम ये कहते हैं, हम वहाँ पे एक सैंपल पिक करते हैं और सैंपल के बेस के ऊपर वी ट्राई टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन। लेकिन बेसिकली ये जो एस्टिमेशन जो सैंपल बेस होती है, ये कुछ स्ट्रेट अवे प्रोसीजर नहीं है। फॉर दैट वी नीड टू हैव सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हमने लेक्चर नंबर 6 के अंदर पढ़ी थी। इसमें भी हमने आगे जाके आपने देखा कि हमने एक एग्जांपल सॉल्व की, हमारे पास एक डेटा मौजूद था, हमने उसके अंदर से सैंपल ड्रॉ किए, हर सैंपल का हमने मीन निकाला और फिर उसके बाद हमने उसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे डिज़ाइन की, एंड देन उसकी मदद से हमने वो फंक्शनल रिलेशनशिप निकाले जिसकी मदद से हम अपने रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन पैरामीटर को वहाँ पे एस्टिमेट कर सकते थे। वन थिंग मोर के ये सिर्फ हाइपोथेटिकल रिजल्ट्स हैं, हमने एक बहुत ही स्मॉल स्केल डेटा के ऊपर ये काम किया है। इसका ये मतलब कतई नहीं है कि हम हमेशा ऐसा ही करते हैं, लेकिन यहाँ से हमें वो जो लिंक मिसिंग था हमारा कि हम कैसे अपने सैंपल डेटा की बेस के ऊपर पॉपुलेशन डेटा को या सैंपल एविडेंस की बेस के ऊपर हम अपने पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट करते हैं। सो वी डिड दैट, हमने एक हाइपोथेटिकल एक पॉपुलेशन लेके उन चीज़ों को एस्टिमेट करने की कोशिश की, एंड वी प्रूव द रिजल्ट कि वंस ऑल दीज रिजल्ट्स आर प्रूव्ड, सो इट्स मीन्स दैट इन फ्यूचर whenever we have to use that we can like whenever we have to estimate the value of the population mean mu, हम सिंपली वहाँ पे एक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन डिज़ाइन करेंगे और लाइक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स उसकी एक्सपेक्टेशन ले लेंगे, वो ऑलवेज पॉपुलेशन मीन के बराबर आएगी। एंड सिमिलरली हमने यही काम वहाँ पे वेरिएंस के साथ भी किया। देन हमने ये देखा कि हमारे पास यहाँ पे सिंपल रैंडम सैंपल ड्रॉ करने का प्रोसीजर क्या है। हमने बेसिकली 2 टेक्निक्स की बात की, एक हमने बात की रैंडम नंबर टेबल की और दूसरा हमने बात की लॉटरी मेथड की। बट हमने साथ इसके अंदर ये भी बोला था कि ऑल्दो कि ये है बड़ा सिंपल, लेकिन इसकी सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपने पूर सिलेक्शन की तो वो आपको लीड कर जाएगी टुवर्ड्स इन्वेस्टिगेटर्स बायस, एंड जो आपके एस्टिमेट्स आएंगे वो बहुत पूर आएंगे। हम उनकी बेसिस के ऊपर कोई एक हम अच्छी प्रिडिक्शन जो है वो जब इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। देन हमने यहाँ पे ये भी देखा कि हाउ टू डू दैट। तो होता यह है कि हमारे पास वहाँ पे जितने भी आइटम्स मौजूद होते हैं आपके सैम्पलिंग फ्रेम के अंदर, हम उनको 1 to n नंबर असाइन कर देते हैं, राइट। फिर हमारे पास यहाँ पे रैंडम नंबर टेबल्स मौजूद हैं। अगर तो हमारा सैंपल जो है वो छोटा है या वो इतना इनलार्ज सैंपल नहीं है, तब तो फाइन, वी कैन डू इट, कोई मसला नहीं है, हम उसके लिए सिंपल रैंडम नंबर टेबल यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपके पास कोई जनाब लार्ज साइज ऑफ सैंपल है, उसके लिए फिर ये सिंपल रैंडम नंबर टेबल का जो यूज़ है वो रिकमेंडेड नहीं है। फॉर दैट पर्पज वी नीड टू गो फॉर द कंप्यूटर असिस्टेंस। हम फिर वो रैंडम नंबर वहाँ पे कंप्यूटर पर जनरेट करते हैं और वहीं से हम यूजिंग सम प्रोग्रामिंग टूल्स एंड टेक्निक्स वी कैन डू दैट। सो हमने रैंडम नंबर टेबल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, एंड इवन वी ट्राई टू सॉल्व एन एग्जाम्पल ओवर देयर, राइट। देन हमने वो सैंपल भी ड्रॉ करके देखे और हमारे पास, और हमने ये भी देखा ये सैम्पलिंग जो है ये आपकी विद और विदाउट रिप्लेसमेंट दोनों हो सकती है। अगर आप वहाँ पे किसी भी यूनिट को ऑब्जर्व करने के बाद वापस उसको अगर आप ऐसा पॉपुलेशन का हिस्सा नहीं बनाते और आप सैंपल ड्रॉ कर लेते हैं, दैट इज गोइंग टू बी सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। लेकिन अगर आप उसको दोबारा आप अपनी पॉपुलेशन का हिस्सा बना लेते हैं, दैट इज गोइंग टू बी सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, राइट। सेकेंडली हमने आगे जो बात की, हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात की सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की, राइट। सो जब हमारे पास ये सारे सैंपल्स आ जाते हैं, फिर हम इनका मीन फाइंड करते हैं, मतलब जो सा भी साइज होता है फिर हम इनका मीन फाइंड करते हैं और हम उसके बाद उनकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन डिज़ाइन करते हैं। और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्यों डिज़ाइन की जाती है? बिकॉज वी हैव टू प्रूव द फंक्शनल रिलेशनशिप, राइट, विद सैंपल एंड द पॉपुलेशन पैरामीटर। सो हमने कुछ एग्जाम्पल्स को भी हिट करने की कोशिश की, एंड वी गॉट द रिजल्ट्स हियर। देन हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखी जिसके अंदर हमने पॉपुलेशन मीन एंड पॉपुलेशन टोटल्स की बात की, राइट।
फिर हमने ये भी बताया कि हमारे पास ये जो एस्टिमेशन की जो अप्रोचेज हैं या जब इन्फेंसिस की जो अप्रोचेज हैं वो देयर आर 2 अप्रोचेज, वन इज एस्टिमेशन एंड द अदर वन इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। देन हमने पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट करने के लिए वी ट्राई टू डिवाइस अ मेथोडोलॉजी हियर, ओके। लेकिन साथ ही हमने ये भी बताया कि अ सिंगल वैल्यू ऑफ वाई बार इज नॉट सफिशिएंट टू एस्टिमेट पैरामीटर। हमारे पास बहुत सारे सैंपल्स होने चाहिए और हमें उन सारे सैंपल्स के साथ उनकी फिर सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन डिजाइन करेंगे हम, एंड देन वी कैन गो फर्दर। एट द सेम टाइम वी रेज द क्वेश्चन ऑन द गुडनेस ऑफ द एस्टिमेटर। तो हमने कहा कि हमारे पास जो भी एक एस्टिमेटर होगा वी हैव टू एस्टिमेट द गुडनेस ऑफ दैट, राइट। देन हमने कहा कि सैंपल मीन जो है, दैट सैंपल मीन इज बेसिकली दैट एस्टिमेटर जो कि वो जो गुडनेस की 4 प्रॉपर्टीज हैं उनको प्रूव करता है, राइट। देन हमने इसके बाद यहाँ पे एक एग्जांपल ली जहां पर हमने उसकी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी डिजाइन की और हमने वो रिजल्ट प्रूव किए कि कैसे हमारे पास यहाँ पे ये रिजल्ट जो है वो आ जाते हैं प्रूफ होके। दैट इज वी वर टॉकिंग अबाउट दिस this, right? So you need to go for आपके लिए एक important point यहाँ पे रह गया, you need to search for FPC, that is basically finite population correction factor. You need to go and look for it. इसको आप गूगल करें and look for it, okay? देन हमने पॉपुलेशन मीन और पॉपुलेशन टोटल के लिए यहाँ पे एस्टिमेटर्स देखे, फिर साथ ही एट द सेम टाइम हमने एक बात और भी अंडरस्टैंड की कि जो भी हम एस्टिमेशन कर रहे हैं तो हमें उसके अंदर जो भी पॉसिबल एरर हो सकता है उस पर वी हैव टू हैव बाउंड। सो वी पुट बाउंड ऑफ द एरर ऑफ एस्टिमेशन। हमने जहाँ पर जिस भी चीज़ का एस्टिमेट फाइंड किया हमने एट द सेम टाइम उसका बाउंड भी फाइंड किया, राइट। सो एट द सेम टाइम वी हैव डन दिस फॉर पॉपुलेशन टोटल्स एंड इट्स कंक्लूजन। सो फार हम अपने आज के लेक्चर को इधर ही यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, एंड आई होप कि यू विल डू सम प्रैक्टिसेस ऑन दीज क्वेश्चंस एंड यू विल गो फॉर इंटरनेट टू हैव सम मोर क्वेश्चंस और द मोर प्रॉब्लम्स लाइक दिस, ओके। सो फार इट्स एनफ फॉर टुडे, सो अंटिल नेक्स्ट लेक्चर अल्लाह आपका हामी नासिर हो। इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। सो अल्लाह हाफिज़।